अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो हम स्टार्ट करेंगे आज फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिपिड्स डिस्कस किए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी प्रोटीन्स। ठीक है, सो प्रोटीन्स आपको पता है कि बेसिकली केमिकली स्पीकिंग दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो जनरली काफी ज्यादा होता है। ठीक है, according to the estimates, approximately 2000 different types of proteins exist in nature. ठीक है, और प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के लिए एक जनरली जो हम बेसिस हमारे पास होती है वो बेसिस होती है देयर रिएक्शन टू हीट। ठीक है, यानी क्या वो कोएगुबल हैं या वो नॉन कोएगुलेबल हैं। सॉरी, नॉट कोएगुबल, कोएगुलेबल। कोएगुलेबल वो वाले प्रोटीन्स होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं, सो दे एक्चुअली कैन बी हीटेड, और उस हीटिंग की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉन कोएगुलेबल प्रोटीन्स वो वाले होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता या उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। अब जो कोएगुलेबल प्रोटीन्स हैं उनको हम क्यों हीट करते हैं, क्या फायदा हमें होता है उनको हीट करने से? ये होता है कि समटाइम्स फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन कुछ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको थिक करना चाहते हैं, हम उसको सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, और उसी वो क्यों हम हीट करते हैं? सो दैट उनकी उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो हीट करने के बाद या सॉलिडिफाई करने के बाद हमें मिल रही है, उस फॉर्म में हम उनको फूड इंडस्ट्रीज में एक्सप्लॉइट कर सकें, यूज कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल उनमें से एक जैसे जो हम काम करते हैं कोएगुलेबल प्रोटीन से, वो हम चीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चीज फॉर्मेशन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोएगुलेबल प्रोटीन्स को हम अपने बेनिफिट के लिए फूड इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर एक और तरह से भी हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं, और वो बेसिस होती है देयर एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉट ओनली वाटर सॉल्युबल बल्कि सॉल्ट सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबुलिन या एल्ब्यूमिन, ये वो वाले प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं। ये वो वाले प्रोटीन्स हैं जो वाटर में भी सॉल्युबल हैं और सॉल्ट सॉल्यूशंस में भी सॉल्युबल हैं। On the other hand, there are certain proteins which are not soluble in water and salt solutions. ठीक है, तो इस तरह से भी हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ये दो हमारी मेजर बेसिस होती हैं। अब आपको पता है प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा है, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, और डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर दे आर फाउंड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यू विल फाइंड एन अमाइन ग्रुप। ठीक है, और एक अमाइन ग्रुप इज NH2, फिर आपको साथ में एक एसिडिक ग्रुप मिलता है COOH। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। अच्छा, और अमाइनो एसिड्स नेचर वाइज अल्कलीन भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचर वाइज से मेरा कहने का मतलब यह है कि दे रिएक्ट, तो वो एसिडिक रिएक्शंस में भी पार्ट ले सकते हैं, अल्कलीन रिएक्शंस में भी पार्ट ले सकते हैं, और एम्फोटेरिक रिएक्शंस में भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जब when they can exhibit both acidic and alkaline और basic properties। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड्स में वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को
हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया होता है। अमाइनो एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जी पेज नंबर 45 पे अब बेटे मैं आ गया। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक, essential amino acids are those amino acids which our body cannot synthesize and they must be consumed in sufficient amounts from the food. Essential amino acids वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमारे लिए ज़रूरी है कि इनको हम किसी आउटसाइड सोर्स से ही कंज्यूम करें। और वो हमारे लिए आउटसाइड सोर्स कौन सा होता है? ऑब्वियसली इनको हम अपने फूड के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which can be synthesized by our body और उनको हम फूड से हमारा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अगर आप लेटेस्ट लिटरेचर अब देखेंगे, लेटेस्ट लिटरेचर का मतलब ये है कि अगर आप न्यू एडिशंस न्यूट्रिशन की जो अच्छी किताबें हैं उनके देखेंगे तो वहाँ पे अब लिखा होता है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की टर्म्स हम यूज नहीं करते। दीज टू टर्म्स हैव बिकम ऑब्सोलीट, या इन टर्म्स को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि किन टर्म्स को यूज करना चाहिए? हमें डिस्पेंसिबल और नॉन डिस्पेंसिबल की टर्म्स को यूज करना चाहिए, यानी डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स। और उसकी वजह क्या बताई हुई है, उसकी रीजन क्या बताई हुई है? वो ये है कि जब हम टर्म यूज करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो एक जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि एसेंशियल का मतलब है कि वो वाले अमाइनो एसिड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जरूरी हैं। एसेंशियल की अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन भी करें तो उसका मतलब क्या होता है? जरूरी ही होता है। ठीक है। और नॉन एसेंशियल का मतलब है वो वाले अमाइनो एसिड्स जो जरूरी नहीं है, विच आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड तो हमें दोनों तरह के ही होते हैं। एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि एसेंशियल वो वाले हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और उनको हमें फूड से लेना है। नॉन एसेंशियल वो वाले हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है और उनको हम फूड से ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। हेंस रिक्वायर्ड तो दोनों ही हैं, हर हाल में चाहिए तो हमें दोनों तरह के। तो इस वजह से जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की टर्म है वो that gives a false impression, that gives a false picture, as if certain amino acids are essential for us and certain are not essential for us. So इस वजह से now they say कि don't use the terminology of essential and non-essential amino acids. In fact, use the terminology of non-dispensable and dispensable amino acids. ठीक है। और इसमें इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। रिमेंबर, जो essential मैंने बताया है वो नॉन डिस्पेंसेबल है, मैंने आपको लिख भी दिया चैट बॉक्स में। और जो नॉन एसेंशियल मैंने बताए हैं वो डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड हैं। यानी कि नॉन डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर दोज अमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized our body and these must be consumed in sufficient amounts from food. और ये तो नॉन डिस्पेंसेबल बता दिए। डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? These are those amino acids which can be synthesized our body and we don't need to consume them from food. ठीक है, तो ये अब आपने जहन में रखना है। अच्छा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते कौन कौन से हैं, या जिसको हम नॉन डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ द न्यूट्रिशन साइंस हम कह रहे हैं, उसमें आते कौन कौन से हैं? उसके अंदर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। So these are the essential और non-dispensable amino acids. ठीक है। अब आपने इनका ऑब्वियसली एक रट्टा लगाना है, आपको पता होने चाहिए कि कौन से जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो नॉन डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स होते हैं।
इनके जो फूड सोर्सेज हैं जहां से हमें सबसे अच्छे अमाउंट्स में ये तमाम अमाइनो एसिड्स मिल रहे होते हैं, दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली मीट हो गया हमारा, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गए। मीट किसी भी तरह का, वेदर चिकन है, लैम्ब है, मटन है, बीफ है, जो भी है। देन इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स हो गई, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गई, जैसे मिल्क है या एग्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे प्लांट फूड्स हैं उनसे भी हमें अमाइनो एसिड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लेंटिल्स, दालें हम जितनी तरह की कंज्यूम करते हैं, फिर जनाब इसके अलावा हमारे जो चिकपीस हो गए, चने सफ़ेद वाले या काले वाले, फिर हमारे बीन्स जो होते हैं, लोबिया, जो हम डिफरेंट तरह का, बहुत तरह के बीन्स होते हैं, लोबिया भी बहुत डिफरेंट तरह का होता है। हमारे पास जनरली दो ही टाइप के, रेड कलर वाला और वो ब्लैक वाला, बट बहुत तरह के बीन्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल गुड प्लांट सोर्सेज ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या नॉन डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर उसमें फर्दर डिबेट है वो इंशाल्लाह जब आप आगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा जो टाइप है, एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स, कौन सा सुपीरियर टाइप है, कौन सा ज्यादा अच्छी टाइप का हमें प्रोटीन या अमाइनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फिर फर्दर इंशाल्लाह डिटेल है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करें डिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड्स की या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो जनाब वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एलानीन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास डिस्पेंसेबल या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बेसिकली जब हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंज्यूम करते हैं तो उनके थ्रू भी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। जो हमने कहा ना कि नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है और हमें वो डाइट से रिक्वायर्ड नहीं है, तो एक्चुअली वो खुद सिंथेसाइज कैसे करती है? वो खुद सिंथेसाइज करती है जब हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंज्यूम कर रहे होंगे अच्छी अमाउंट्स में, तो उनके थ्रू हमारी बॉडी उनको नॉन एसेंशियल में भी कन्वर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही होती है, ठीक है। तो ये हैं हमारे नॉन डिस्पेंसेबल वर्सेस डिस्पेंसेबल, या जिसको एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। एक अगेन थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू, हिस्टिडीन जो इनमें से मैंने बताया, जो बेसिकली आपका नॉन डिस्पेंसेबल या एसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर है, हिस्टिडीन कैन बी टेकन एज एन एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्यों है? उसकी एक्सेप्शन में डालने की वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो जनाब ये है कि हिस्टिडीन इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर बेबीज बट नॉट फॉर एडल्ट्स। Histidine is the only amino acid which is considered to be essential or non-dispensable for the babies but not for adults, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स, हिस्टिडीन एक ऐसे अमाइनो एसिड है जो यंगर चिल्ड्रन में, बेबीज में इनफैक्ट खास तौर पे वो एसेंशियल है, यानी कि वो उनको उनकी डाइट में देना ही पड़ता है। उनकी बॉडी उसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, बट जैसे जैसे हम ग्रो करना शुरू करते हैं, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज हिस्टिडीन, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों की बात करें तो वहां पे तो हिस्टिडीन एसेंशियल है, लेकिन अगर हम एडल्ट्स के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पे हिस्टिडीन हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको एज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड कंसिडर करें। लिटरेचर में, बुक्स में आपको हिस्टिडीन दोनों ही कैटेगरीज में मिल जाता है। जहां पे दोनों में लिखा होगा वहां पे डेफिनेटली साथ में ये वाली बात लिखी होगी कि जी बेबीज के लिए इट्स एसेंशियल एंड एडल्ट्स के लिए इट इज नॉन एसेंशियल, ठीक है। जनरली अगर नहीं लिखा होता तो फिर हिस्टिडीन आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी ही में नजर आता है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेट से आप दो डिफरेंट बुक्स को रेफर कर रहे हो, आप दो डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हो और आप देखते हो कि जी एक के अंदर हिस्टिडीन एसेंशियल में लिखा हुआ है और दूसरे के अंदर हिस्टिडीन नॉन एसेंशियल में लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि जी अच्छा ये क्या बात हुई। तो वो उसका मैंने आपको आंसर
इन एडवांस कर दिया है कि उसकी क्या रीजन है, हिस्टडीन क्यों एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों जगहों के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जब भी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो एक अमाइनो एसिड का जो एमाइन ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के एसिडिक ग्रुप के साथ अटैच होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड और पेप्टाइड लिंक, पेप्टाइड बॉन्ड is formed between the two amino acids, ठीक है। जब दो amino acids when they are linked together through a peptide bond तो उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड, और जब 3 amino acids are linked together थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड तो उसको हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और व्हेन मोर देन 3 amino acids are linked together through a peptide bond उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। When we talk about proteins, so proteins have a few hundred peptide bonds या a few hundred amino acids आप कह सकते हैं which are bound with each other to form different proteins, ठीक है। और किसी भी प्रोटीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं और टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। So number and type of amino acids will actually determine the nature or the characteristics of the protein molecule, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, बेनिफिट्स की या इम्पोर्टेंस की या एप्लीकेशंस की, तो वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोटीन्स को हम फूड में डिफरेंट पर्पसेस के लिए ऐड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अभी हमने देखा था कि जी प्रोटीन्स हैव द एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर या फिर इसी तरह से सॉल्ट सॉल्यूशंस में, ठीक है। फिर इसके अलावा एमल्सिफिकेशन के अंदर भी हम ऐड करते हैं प्रोटीन को। एमल्सिफिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सेमी स्टेबल मिक्सचर। यानी एमल्सिफिकेशन में हम दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करते हैं विच कैन नॉट अदरवाइज मिक्स, लेकिन हम उनके अंदर इमल्सिफायर ऐड कर देते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज को रिलेटिवली चेंज करता है और उनको किसी हद तक एक दूसरे के साथ मिक्स कर देता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो एक सेमी स्टेबल सा मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। और फिर उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी फूड इंडस्ट्री में, जैसे बटर बेसिकली इज एन एग्जांपल ऑफ एमल्शन। मैंने आपको बताया था वो ऑयल एंड वाटर इन ऑयल एमल्शन, तो वो लिपिड्स के अंदर, सो दैट यू कैन रिकॉल। मायोनेज इज एन एग्जांपल। बटर की अगर हम मिल्क इज एन एमल्शन, ठीक है। तो बटर की अगर हम बात करें तो वो जो है वाटर इन ऑयल या वाटर इन लिपिड एमल्शन है। और मायोनेज की अगर हम बात करें तो वो ऑयल इन वाटर या लिपिड इन वाटर एमल्शन, ठीक है। तो मैंने आपको लिपिड्स में भी पहले से बताया था। फिर इसके अलावा ये है कि प्रोटीन्स आल्सो हैव द एबिलिटी टू जेल विद अदर फूड मॉलिक्यूल्स, तो उनकी जेलिंग एबिलिटी की वजह से भी हम उनको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि प्रोटीन आल्सो बाइंड्स वाटर एंड फैट, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी इनको डिफरेंट फूड्स के अंदर ऐड किया जाता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल बेस्ड डाइट्स होती हैं दे आर हाई इन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमें रिकवर करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करता है। अभी कोविड के केस में भी आपने सुना होगा बहुत सारे लोग टेलीविजन पे और मीडिया पे आके बात कर रहे थे कि जी अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर प्लीज थोड़ा सा आराम से बताएं, क्योंकि नोट डाउन कर रही हूँ तो वो कोई ना कोई लफ्ज रह जाते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स। अच्छा, मैं तेज बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा, चलो बहरहाल रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन चलो मैं मजीद कोशिश करता हूँ। तो इस बात को भी रिपीट कर दें। अच्छा हॉस्पिटल बेस्ड प्रोटीन्स। अच्छा
ठीक है, मैं बेटे ये बता रहा था कि बहुत सारी जो हॉस्पिटल डाइट्स होती हैं उनके अंदर भी हमारा प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। और उसकी रीजन मैं क्या बता रहा था, रीजन मैं बता रहा था कि प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमें रिकवरी के अंदर हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को ये ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। ठीक है, या किसी सर्जरी के भी बाद जब हमें रिकवर होना होता है तो उसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, वो हमारा प्रोटीन है। तो सर्जरी के बाद जनरली हम जो है प्रोटीन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देते हैं पेशेंट्स के डाइट। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा था कि जैसे कोविड के केस में भी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बात करते हुए कि जी कोविड में आपको अपनी इम्यूनिटी ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन इंटेक क्यों इंप्रूव करने की सजेशन लोग दे रहे थे, क्योंकि प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को एक्चुअली में ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह इस हवाले से भी प्रोटीन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमने प्रोटीन की अभी एक वो क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीटिंग coagulable proteins और non coagulable proteins। तो प्रोटीन्स सिंस दे आर मॉडिफाइड बाय हीट, तो उसकी वजह से फिर हम उस प्रॉपर्टी को भी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं और हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारी प्रोटीन की एप्लीकेशंस हैं हमारी फूड इंडस्ट्रीज में भी, ह्यूमन बॉडी के लिए या हमारे लिए तो खैर बहरहाल और बहुत सारी इंपॉर्टेंस उसकी है। वो क्या है जी, सबसे पहले बात तो ये है कि प्रोटीन हमारा आवर मसल्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आवर मसल्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। Number two, proteins help in the building and maintenance of our body tissues. ठीक है, सो हमारे बॉडी टिश्यूज को बिल्ड करने में, मेंटेन करने में प्रोटीन हेल्प करते हैं। नंबर थ्री, proteins are a source of energy for our body. In case of shortage of carbohydrates एंड फैट्स, हमारी बॉडी किस पे रिलाई करती है एनर्जी के लिए? प्रोटीन्स के ऊपर। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी बॉडी में आपको पता है कि देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन है। जो हमारी बॉडी की अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रेफरेंस बनाई है न्यूट्रिएंट्स को यूज करने की एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उनमें नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 के ऊपर आता है फैट्स और नंबर 3 पे लीस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोटीन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी सबसे पहले, हमें एनर्जी तो 24/7 चाहिए ना, आपको पता है, वेदर हम रेस्टिंग स्टेट में हैं, हम स्लीपिंग स्टेट में हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी तो हर वक्त चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें घर से बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए या फुटबॉल खेलने के लिए एनर्जी चाहिए या वॉक करने के लिए एनर्जी चाहिए। इनफैक्ट हमें रेस्टिंग पोजीशन में भी एनर्जी चाहिए, हमें सोते में भी एनर्जी चाहिए, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी हर वक्त चाहिए, हमारे लंग्स को भी हर वक्त एनर्जी चाहिए, हमारे हार्ट को भी हर वक्त ब्लड पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, आयन एक्सचेंज जो पूरी बॉडी में हर वक्त हो रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए, हमें सेक्सुअल एक्टिविटी में भी एनर्जी चाहिए, हमें एक्सक्रीशन करते हुए भी एनर्जी चाहिए। सो कहने का मतलब यह है कि हमें बेटे हर काम के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। बेशक कोई बंदा कहे कि मैं 24 घंटे अपने जगह से हिलूंगा नहीं, तो स्टिल ही और शी विल बी नीडिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी डिराइव करने के लिए हमारी बॉडी किस चीज को यूज करती है? सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज कर रही होती है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करते, अगर हम अपनी डाइट में से चपाती और राइस और पोटैटो और पास्ता, जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, फ्रूट्स, अगर हम इनको निकाल देते हैं एक आधे दिन के लिए, तो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स जो जाहिर है काफी लिमिटेड होते हैं, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है
उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना शुरू कर देगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा एनर्जी तो बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, तो अगर हम बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे तो हमारी बॉडी फैट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना शुरू कर देगी। अब अगर मजीद जनाब हम बिल्कुल ही कोई इनटेक नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी को फैट भी नहीं दे रहे, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के जब फैट स्टोर्स भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, तो अब थर्ड प्रेफरेंस हमारी बॉडी किसके ऊपर जाएगी? अब हमारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव करना शुरू कर देगी, which is definitely not required, यानी वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। रीजन उसकी क्या है? रीजन बड़ी सिंपल सी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसका जवाब दिया कि हमारे मसल्स दे आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इसी तरह हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको मेंटेन करने में, उनको बिल्ड करने में प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हमारा प्रोटीन ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, हमारे बॉडी टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जो डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है, जो डेफिनेटली हेल्दी नहीं है किसी के भी लिए। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली इन 3 न्यूट्रिएंट्स को इस प्रायोरिटी के साथ यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर आपने टेलीविजन पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे देखे हों थरपारकर के और ऐसे एरियाज के जहाँ पे बहुत ज्यादा मेल नरिशमेंट है, तो आप उन बच्चों के अगर मसल्स देखो तो वो बिल्कुल आपको नजर इतने थिन होते हैं, वो मसल्स ऐसे लगते हैं जैसे हैं ही नहीं। तो वो बेसिकली उन बच्चों के अंदर प्रोटीन डिप्लीशन हो रही होती है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, और इस वजह से उन बच्चों के मसल्स जो हैं वो इतने वीक नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो तीसरा मेजर सोर्स, मेजर फंक्शन क्या हो गया प्रोटीन का हमारी बॉडी में, कि दे आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जिनके बेइंतहा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ढेर सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं। आप कुछ आपने एफएससी में भी पढ़े भी हुए हैं, कुछ इंशाल्लाह आपका मेटाबॉलिक एंडोक्रिनोलॉजी का कोर्स है, डेफिनेटली आप उसमें डिटेल से पढ़ोगे। फिर इसी तरह हार्मोन्स, बेइंतहा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, अगेन थोड़े बहुत आपने कुछ एफएससी में इंट्रोडक्टरी पढ़े भी हैं, तो दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। इसी तरह फिर हमारी एंटीबॉडीज जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। अगेन कोविड के केस में आपने कितनी बात सुनी कि जी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं, तो दैट मींस कि अब मैं सेफ हूं एंड दिस एंड दैट। तो इसका मतलब है कि वो अगेन दैट इज समथिंग गुड फॉर अस। तो वो तमाम एंटीबॉडीज भी हमारे पास दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि एंजाइम्स हमारे जैसे सारे, हम उसको क्या वो कहते थे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कि जो उनके बगैर हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाए अगर एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। और इसी तरह से फिर जैसे मैंने हार्मोन्स का बताया, बेइंतहा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें, तो थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का आप कह लो कंट्रोल सेंटर है। यानी हमारा जितना मेटाबॉलिज्म है बॉडी में चल रहा, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? उसको थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। सो अगर किसी का जो थायराइड हार्मोन है वो अंडर एक्टिव है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, और वो बहुत वेट गेन करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर किसी का थायराइड ओवर एक्टिव हो गया है तो उसका थायराइड, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा एक्सीलरेट हो जाएगा और वो वेट लॉस करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से बेइंतहा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास एंजाइम्स और हार्मोन्स के, जो विच आर बोथ प्रोटीन इन नेचर, इवन एंटीबॉडीज भी। अच्छा, इमन का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील हंग्री इवन आफ्टर ईटिंग? बेटा इट रियली डिपेंड्स। इसकी एक रीजन तो ये हो सकती है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं खाया। लेट्स से अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट 500 कैलोरीज की है एक मील में और आपने 400 कैलोरीज खाई है, अभी रिमेनिंग 100 कैलोरीज आपकी रहती हैं और आपने खाना छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उसके अंदर यू विल फील हंग्री। फिर इसके अलावा एक और बात यह है कि आवर बॉडी नीड्स टाइम फॉर डाइजेशन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी में। तो आपने जब खाना खाया उसकी बाद कुछ देर रिक्वायर्ड है आपको
डाइजेस्ट होने के लिए, और डाइजेस्ट होगा तो सारे आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स और वो एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए भी हो सकता है कि खाना खाने के फौरन बाद यू आर स्टिल फीलिंग हंग्री, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि लेट से अगर जैसे अभी हम मैल नरिश बच्चों की बात कर रहे थे, तो अगर 3 दिन से एक बच्चे ने कुछ नहीं खाया और चौथे दिन आप उसको कुछ दे रहे हैं, तो अभी तो जो आप उसको दे रहे हैं वो तो इवेंचुअली उसके स्टोर्स रिजर्व होना शुरू होंगे, वापस प्रिजर्व होना शुरू होंगे, फिर उसकी जो है वो एपिटाइट या हंगर जो है वो सेटिस्फाई होना शुरू होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये 2-3 रीजन हो सकती हैं कि खाना खाने के बाद भी यू आर स्टिल फीलिंग हंग्री। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली जो एडोलेसेंस वाली एज होती है, मे बी 10 to 19 ईयर्स आप कह सकते हैं, इसके अंदर बच्चों की जो बॉडीज हैं, यंगस्टर्स की जो बॉडीज हैं, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर स्टिल डेवलपिंग, और उनके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को हम क्वाशियोर्कर कहते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले दी कि जिन बच्चों की मसल वेस्टिंग हो रही होती है या मसल डिटेरियोरेट हो रहा होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब हमारा हेयर जो है, हमारे नेल्स, हमारी स्किन, अगर आपने इनको हेल्दी रखना है तो जी इसके लिए भी आपको प्रोटीन, बिकॉज दीज आर प्राइमरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये आपको चाहिए होते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमारा हेयर फॉल बहुत होता है, हमें डैंड्रफ बहुत होती है, हमारे नेल्स ब्रिटल हैं, हमारी स्किन फ्रेश नहीं लगती, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन अलॉन्ग विद मेनी अदर रीजन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ये हो सकता है कि आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे स्किन हो, अच्छे हेयर हो, अच्छे नेल्स हों, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अमाइनो एसिड के सोर्सेज में बताया था, 2 तरह से हम प्रोटीन सोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल सोर्सेज हैं और एक प्लांट सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो चिकन, फिश, मटन, बीफ, मिल्क, योगर्ट, चीज, एग्स, दीज आर ऑल एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो उनके अंदर हमारे तमाम तरह की लेंटिल्स, हमारी बीन्स, फिर जनाब इसके अलावा चिकपीस हो गए, फिर हमारे नट्स हो गए, ये जो ड्राई फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं, फिर इसके साथ साथ हमें सीरियल्स से भी कुछ प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छी अमाउंट में नहीं मिलता। सीरियल्स मतलब ये जो व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये चीजें, सो इनसे भी हमें अमाउंट प्रोटीन की कुछ मिलती है, बहुत अच्छी अमाउंट नहीं मिलती जैसे मैंने कहा, लेकिन बहरहाल दीज आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें कोई ऐसा प्रोटीन कंटेंट कंसिडरेबल नहीं दे रहे होते, दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी पुअर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। Javarius asking, is dandruff caused by protein deficiency? नहीं बेटे, नॉट रियली। डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से जनरली नहीं होती, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अलावा ये है कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, हमें डेली बेसिस पे कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, वो प्राइमरली हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर बॉडी वेट। सो अगर आप एक ये टेबल देखो पेज नंबर 47 के ऊपर, तो यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए आपको दिया हुआ है कि कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 to 3 years old चिल्ड्रन की बात करें तो उनका 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे उनको प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लो, बल्कि करो करके मुझे बताओ कि एक बच्चा है जिसकी एज 1.5 ईयर्स है और उसका बॉडी वेट जो है वो 11 किलोग्राम है, तो उसको कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा ऑन डेली बेसिस। एक बच्चा है जिसकी एज 1.5 ईयर्स है और उसका बॉडी वेट 11 किलोग्राम है, तो उसको डेली कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा?
Calculate and let me know. Six 6.11 grams, 19.8 grams. अच्छा जी, बाकी लोगों का फिर रिस्पॉन्स आता है, मैं बताता हूँ। मनाहिल का भी 19.8 है। जी बेटे, बाकी लोग चलो इसका और बेटे फटाफट करो जल्दी से। बाकी भी तो बहुत से लोगों ने नहीं बताया, किसी का कुछ और भी आ रहा है, डिफरेंट भी आ रहा है। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से। ठीक है, 19.8 grams. ठीक है, ओके, दैट्स द राइट रिस्पॉन्स बेटे। 19.8 grams इज द करेक्ट आंसर। वो किस तरह से, वो बड़ा सिंपल सा है। देखो हमने क्या कहा, 1.5 ईयर की एज है बच्चे की और 11 kg उसका बॉडी वेट है। तो अब अगर आप इस टेबल में देखो तो 1 to 3 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सो हमने क्या करना है, सिंपली 1.8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 11 के साथ, जो कि बच्चे का बॉडी वेट है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी एज 19.8। इसको अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो 20 ग्राम्स पर डे। तो इसका मतलब है कि ऐसा बच्चा जिसकी एज 1.5 ईयर्स है और उसका बॉडी वेट 11 किलोग्राम्स है, उसको डेली बेसिस पे 20 ग्राम्स प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जनाब इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी इंडिविजुअल के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डू अनदर एग्जांपल। हमारे पास, अच्छा ये जो एंड पे एडल्ट्स का दिया हुआ है ना 19 प्लस ईयर्स में 0.8 ग्राम, इसमें रेंज लिख लो 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। 0.8 से लेके 1 ग्राम, 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे एडल्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट। 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, ओके जी, लिखें क्वेश्चन। 37 years old male, अब ध्यान रखना है, 37 years old male, body weight is 137 pounds, 137 pounds, calculate daily protein requirement. अगर मैंने आपको केजी और पाउंड का नहीं बताया था तो दैट इज देयर
conversion, 1 kg equals to 2.2 pounds. One kg equals to 2.2 pounds, which means कि अगर हमें पाउंड्स को केजेस में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपली 2.2 से डिवाइड कर दें। सर मेल और फीमेल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन डिफरेंट नहीं होती? पूछ रहे हो बेटे या बता रहे हो? सर पूछ रही हूँ। नहीं, डिफरेंट नहीं। ओके जी, मरियम ने आंसर शेयर कर दिया अपना। बाकी लोग भी कैलकुलेट करें और देखें क्या ये आंसर आता है या कुछ और आता है। ओके जी, ज्यादातर लोगों का 49.8 है। और बीच में 109.6, अच्छा नहीं, आपने करेक्ट कर दिया है उसके बाद में। ठीक है, ठीक है, यस दैट्स राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर, 49.81 जो भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली वेट पाउंड्स में गिवन था, उसको हमने केजेस में डिवाइड कर लिया। 137 डिवाइडेड बाय 2.2 व्हिच वाज 62 पॉइंट समथिंग, क्या आया था, यस 62.27, और उसको हमने 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गॉट 49.81। ठीक है, तो 0.8 के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अगर हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे में करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, या हम रेंज भी दे सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि जी एक एडल्ट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जिसका बॉडी वेट 137 पाउंड है, दैट इज 49.81 ग्राम्स पर डे टू 62.27 ग्राम्स पर डे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मिसबा ने वो कैलकुलेट करके भी भेजी। ठीक है, लास्टली बेटे, जैसे अभी हमने प्रोटीन के सोर्सेज डिस्कस भी किए, तो पेज नंबर 47 पे नीचे टेबल में आपको कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, प्रोटीन कंटेंट ऑफ डिफरेंट फूड्स पर 100 ग्राम्स। तो जैसे इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नट्स को देखो, अगर आप मीट को देखो, बीफ हो गया, मीट हो गया, नट्स हो गए, एग हो गया, फिश हो गई, अगर आप इन चीजों को देखो तो दे आर वेरी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। 18 ग्राम्स और 17 ग्राम्स, और इवन फिश के अंदर 21 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाती है। और अगर आप बाकी चीजों को देखो, जैसे हमने कहा था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये चीजें, जनरली दे आर क्वाइट पुअर इन प्रोटीन कंटेंट, तो उसके अंदर से हमें कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा, या बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट्स का हमें प्रोटीन मिल रहा है, 0.9 ग्राम और 0.8 ग्राम्स और 1.8 ग्राम्स पर केजी पर 100 ग्राम्स। तो इस टेबल से भी हमारी बात वेरीफाई हो जाती है कि प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज अच्छे हैं और कौन कौन से सोर्सेज हमारे पुअर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स।
ओके जी, राइट, सो वी आर बैक। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन था जी मनाहिल का, प्रोटीन अमाउंट इन। सर जी बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर, आप मैम सहर का नंबर ड्रॉप कर सकते हैं? उनसे कुछ बात करनी थी, वो मेल का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। अगर पॉसिबल है तो आप नंबर ड्रॉप कर दें। बेटे एक मिनट, मुझे पहले क्वेश्चन तो आंसर करना, तो मैंने कहा पता नहीं शायद लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि प्रोटीन अमाउंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट इज डिफरेंट, व्हाई इज इट सो। अच्छा बेटे देखो, अगर आप इस टेबल को भी इवन देखो तो जो वेरिएशन है दैट इज ओनली वेरी स्लाइट। जैसे अगर फिश का यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इस टेबल को भी सिर्फ लेके चलूं तो दैट इज 21 ग्राम। डेसिमल्स अगर हम हटा दें 21 ग्राम्स पर 100 ग्राम। फिर अगर आप बीफ के ऊपर आ जाओ तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18। फिर अगर आप गोट मीट पे आ जाओ तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20। तो कहने का मतलब ये है कि वो वेरिएशन बिल्कुल स्लाइट है। आप कोई सा भी मीट चूज करते हो, वेदर इट इज फिश, वेदर इट इज चिकन, वेदर इट इज लैम, मटन, बीफ, जो मर्जी यू नेम इट, तो उससे हमें प्रोटीन कंटेंट अमाउंट जो है वो दैट इज ऑलमोस्ट assumed to be the same। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर हम इस चीज पे डिबेट करना चाहें कि कौन से सोर्स से जब आप प्रोटीन ले रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी है सबसे ज्यादा, किस एनिमल मीट से, और किस एनिमल मीट से जो प्रोटीन है वो कम हेल्दी है, रिलेटिवली कम हेल्दी है। तो उसके अंदर जाहिर है हम जो प्रेफर करते हैं, हम जो चूज करते हैं दैट इज लीन प्रोटीन। ठीक है, यानी जो हम चिकन से प्रोटीन लेते हैं, जो हम फिश से प्रोटीन लेते हैं, दैट इज मोर हेल्दी। फिर जो हम मटन के अंदर क्योंकि सेचुरेटेड फैट आना शुरू हो जाता है, बीफ में भी सेचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो उसको हम ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसके अलावा फिर कुछ और भी फैक्टर साथ में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फिश की बात करें तो जब हम फिश से मीट कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3, सॉरी एसेंशियल फैटी एसिड, सॉरी, जैसे कि ओमेगा 3 वो भी मिल रहे होते हैं। अमाइनो एसिड्स तो बहरहाल मिलते ही हैं हर किस्म के मीट से। तो इन दैट रिस्पेक्ट फिर फिश हमारे लिए और भी ज्यादा हेल्दी सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो कंटेंट वाइज, अमाउंट वाइज आप कोई भी मीट चूज करो तो उससे हम अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है या कंटेंट जो है वो हम डिराइव कर रहे होते हैं। राइट, सो हमारा जनाब नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। और विटामिन्स बेसिकली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किए दोज वर कार्बोहाइड्रेट्स, दोज वर फैट्स, दोज वर प्रोटीन्स, और साथ में हमने वाटर भी डिस्कस किया। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन क्लासिफिकेशन ये वाली जो हमारे चारों न्यूट्रिएंट्स थे, दीज वर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने डिफाइन किया था इधर। एक तो हमने कहा था कि जी स्मॉलर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड हों, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जो मैंने आपको बताया था नॉर्मली मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा बेटा मैंने ये कहा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इनको विटामिन, हम इनके अंदर विटामिन और मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन आर बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दीज आर केमिकली क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, और विटामिन का काम क्या होता है? दीज पार्टिसिपेट इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी। और विटामिन आर वेरी मच एसेंशियल फॉर अस। अगर हम विटामिन को कंज्यूम नहीं करते तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट डिफिशिएंसीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, विटामिन को ब्रॉडली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग हम टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो पहले लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन। ऑब्वियसली डिफरेंस क्या है वो कॉमन सेंस हमें नजर भी आ रहा है। फैट सॉल्युबल विटामिन आर दोज विटामिन व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट्स या लिपिड्स, और वाटर सॉल्युबल विटामिन आर वो वाले विटामिन हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल में हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार टाइप्स के आते हैं।
और वाटर सॉल्युबल आगे जैसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर विटामिन सी आता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। व्हाई डू वी कॉल इट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ढेर सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, इवन वी हैव विटामिन B5, B6, फिर B9 भी होता है, B12 होता है, ठीक है। तो डिफरेंट विटामिन उसके अंदर होते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो अब एक मेजर डिफरेंस फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या होता है, वो ये है कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, these can be stored in our body। जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, these can be stored in our body। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये बॉडी के अंदर इनकी स्टोरेज का कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। इससे हमें ये भी एक जाहिर एक हमारा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो एक हमें ये भी चीज नजर आती है। इसका मतलब ये भी है कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्योंकि स्टोर हो रहे हैं, तो मे बी वो हमें डेली बेसिस पे शायद उस तरह से रिक्वायर्ड ना हो। डेली बेसिस से मुराद है कि रिक्वायर्ड तो डेली बेसिस पे होंगे, लेकिन अगर हम उनको किसी एक दिन में कम अमाउंट में भी ले रहे हैं, तो क्योंकि वो स्टोर्ड हैं, तो मे बी हमारी बॉडी उन स्टोर से, उन रिजर्व से उनको यूज कर सके। लेकिन अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, तो क्योंकि हमारी बॉडी में वो एसिड स्टोर नहीं होते, तो उनको हमें डेली बेसिस पे अच्छे अमाउंट्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। मतलब एक डिफरेंस मैंने बताया सॉल्युबिलिटी का, फैट सॉल्युबल फैट में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल है। दूसरा मैंने स्टोरेज का बताया। तीसरा एक्सक्रीशन का, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, तो ये हमारे रेडिली इनके लॉसेस नहीं हो रहे होते, और क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में, तो ये हमारे यूरिन के साथ बड़ी आसानी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं, और स्टोर होने का कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो इसका मतलब है कि एक्सक्रीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों विटामिन जो हैं, यानी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये डिफरेंट होते हैं। फैट सॉल्युबल एज सच एक्सक्रीट नहीं होते इस तरह से, वाटर के साथ तो, यूरिन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होते, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो यूरिन के साथ बड़ी आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब अगर आप देखें जनाब, पेज नंबर 50 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के उनकी अमाउंट्स दी हुई हैं। यूनिट्स उनके डिफरेंट हैं, ठीक है। उनकी डिटेल फिर इंशाल्लाह बाद में मैं बताऊंगा। विटामिन ए फॉर एग्जांपल रेटिनोल इक्विवेलेंट्स में दिया हुआ है, विटामिन डी दिया हुआ है माइक्रोग्राम्स में, विटामिन ई मिलीग्राम्स में दिया हुआ है, अल्फा टोकोफेरोल, और विटामिन के भी माइक्रोग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ब्रॉडली स्पीकिंग आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा ही देख लेना है इस टेबल को, कि जी कौन से विटामिन किस एज में हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट अगर रट्टा आप नहीं भी लगा सकते, तो एक ब्रॉडली आइडिया आपने ले लेना है कि कौन सा विटामिन किस एज में हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। Now let's talk about fat soluble vitamins in detail. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें विटामिन ए से, which is definitely one of the fat soluble vitamins, तो बेसिकली ये पेल येलो कलर का होता है, and this is very commonly found in food such as कॉड लिवर ऑयल, जो मछली का तेल होता है, जिसको हम फिश ऑयल भी कहते हैं। इसके कैप्सूल्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। फिर बीफ लिवर, इसका बहुत रिच सोर्स होता है। कलेजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बटर इज अ गुड सोर्स, चीज इज अ गुड सोर्स, एग्स आर अ कंसिडरेबल सोर्स। फिर प्लांट फूड्स की अगर हम बात करें, तो कैरेट्स में आपको पता है विटामिन ए का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जो जहन में चीज आती है वो क्या आती है, कैरेट्स का नाम आता है, ठीक है, गाजर। फिर स्पिनच हैं, टमेटोज हैं, कैबेज हैं, पीज हैं। तो ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि जो प्लांट सोर्सेज मैंने बताए हैं, इनके अंदर एक्चुअली विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर एक्चुअली कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरोटीनॉइड्स बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनमें से एक जो इंपॉर्टेंट कैरोटीन है, दैट इज नोन एज बीटा कैरोटीन, और वो प्रीकर्सर होता है हमारा रेटिनॉल का। रेटिनॉल इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। सो एक्चुअली हम जब ये प्लांट सोर्सेज से कंज्यूम करते हैं, तो हम
विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे होते, एक्चुअली हम बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो बीटा कैरोटीन है ये फिर हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर उससे हम जो भी फर्दर फंक्शंस है वो हमारी बॉडी उसको परफॉर्म करती है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग सोर्सेज की जब हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो जितने भी ब्राइट कलर्ड हमारे वेजिटेबल्स या ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स होते हैं ना, ब्राइट कलर्ड से मतलब ये है कि येलो कलर का हो गया, ऑरेंज कलर के हो गए, और जनाब रेड कलर के हो गए, ब्राइट रेड कलर के। सो जनरली स्पीकिंग दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। सो अगर लेट्स से पेपर में आपको भूल भी जाए कि जी एग्जैक्टली क्या सोर्सेज थे विटामिन ए के, तो थिंक ऑफ द ब्राइट कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे कि येलो कलर में क्या आता है जी, ऑरेंज कलर में क्या आता है, रेड कलर में क्या आता है, उनको सोचें, और दीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, अच्छा विटामिन ए के फंक्शंस क्या होते हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपने यकीनन बहुत बार सुना भी होगा, वो हमारी विजन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन ए हमारी आई साइट को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। कुछ जगहों पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है विटामिन ए की बात हो रही है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि विजन में हेल्प करता है। देयर इज अ कंडीशन जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जहाँ पे लोगों को दिन में तो सही नजर आ रहा होता है लेकिन रात को अंधेरे में उनको सही नजर नहीं आता, तो विटामिन ए उस कंडीशन से भी आपको प्रिवेंट करता है। फिर इसके अलावा जनाब विटामिन ए बच्चों के अंदर रिटार्डेड ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यानी ऐसे बच्चे जिनका विटामिन ए का इंटेक अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारी स्किन को स्मूथ रखने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया एंटी इन्फेक्टिव है, तो डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम भी कर रहा होता है। ठीक है, विटामिन ए या अगर हम कैरोटीनॉइड्स की भी बात करें प्लांट सोर्सेज से जो हम ले रहे होते हैं, तो दे आर एक्चुअली क्वाइट स्टेबल, और वो कुकिंग से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा फ्राइंग करते हैं फूड्स की, या अगर हम फूड्स में डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है, तो उसके वजह से विटामिन ए जो है वो किसी हद तक उसका लॉस फूड में से हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्टोरेज बहुत अरसे तक हमने कर दी है विटामिन ए रिच फूड्स की, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हम विटामिन ए का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो ड्यूरिंग स्टोरेज हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, या फिर विटामिन ए रिच फूड्स को हमें रेफ्रिजरेट करना चाहिए, क्योंकि खुले में अगर हम स्टोर करेंगे तो वहां तो आपको पता है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू फिर विटामिन ए काफी ज्यादा उसका लॉस हो जाएगा। फिर जनाब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विटामिन डी, और विटामिन डी का जो कॉमन नेम होता है, जो एक लेमन टर्म्स में हम उसको कहते हैं सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन? सनशाइन विटामिन, विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, और जो इसकी नेचुरल फॉर्म होती है विटामिन डी की, उसको हम विटामिन D3 या कोली कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल भी कुछ लोग कहते हैं, अब थोड़ा सा मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन कोली कैल्सीफेरोल के नाम से भी आ गया। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो जो नेचुरल फॉर्म एग्जिस्टिंग है इसका, दैट इज विटामिन D3 और कोल कैल्सीफेरोल या कोली कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन डी जो है it closely resembles the structure of cholesterol, but cholesterol definitely होता नहीं है, that is something else. Vitamin D is definitely something else. विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं डाइट में, it comes from milk, it comes from cheese, फिर oil, eggs, butter, these are good sources of vitamin D. ठीक है, प्लांट सोर्सेज में ऐसे इसके कोई प्लांट फूड्स में ऐसे इसके कोई सोर्सेज नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है विटामिन डी का, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, एंड बच्चों के अंदर ग्रोइंग चिल्ड्रन में इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ।
ठीक है। अगर विटामिन डी की सॉफ्ट डेफिशिएंसी होती है तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, बच्चों में उसको रिकेट्स कहते हैं और एडल्ट्स में उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बोन्स विटामिन डी डेफिशिएंट होने के बाद सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रिवेल करे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें बोन्स इस हद तक सॉफ्ट हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कि वो पोरस हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वीक हो जाता है। सो मच सो कि अगर आप इवन नॉर्मल चलने फिरने उठने बैठने में भी अगर आप लेट्स से ज्यादा जोर लगा के आप उठे या बैठे तो आपके माइक्रो फ्रैक्चर जो हैं वो बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपकी जो बोन्स हैं उनका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है और वो ऐसे माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं जो आपको अपेरेंटली नजर नहीं आते, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से ज़ाहिर आपकी बोन्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ओल्ड एज में, बल्कि शायद ही अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, शायद ही कोई ऐसी फीमेल्स आपको नजर आती हो, खासतौर पर मैंने फीमेल्स कहा, जो ओल्ड एज में जिनको कोई ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपीनिया, जो बोन्स की सॉफ्टनिंग और विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड कंडीशंस हैं, ये ना होती है, ठीक है। एवरी अदर फीमेल जो आप देखोगे जो 50 या 55 इयर्स के बियॉन्ड है, उनको ओल्ड एज में इस तरह के इश्यूज जरूर होते हैं, ठीक है। और फिर जब इस एज में खुदा न खास्ता कोई बोन ब्रेकेज होती है तो उसकी रिकवरी भी बहुत स्लो होती है। अक्सर यकीनन आप में से भी किसी कभी नानी अम्मा, दादी अम्मा, कोई या मे भी कोई जानने वाली कोई वॉशरूम में स्लिप होके गिर गए या घर में वैसे स्लिप होके गिर गए, तो इस एज में फिर बोन की जो रिकवरी है वो भी ऑब्वियसली काफी स्लो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेसिंग, तो विटामिन डी इज क्वाइट अ स्टेबल मॉलिक्यूल और ये प्रोसेसिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विटामिन डी को लेके है, जो मैंने डेलिबरेटली छोड़ दी थी सोर्सेज बताते हुए ताकि उसके ऊपर मैं डिटेल से एंड पे बात कर सकूं, वो है बेटा, हमने देखो इसका क्या नाम डिस्कस किया जब मैंने विटामिन डी को स्टार्ट किया, हमने कहा सनशाइन विटामिन। जो मैंने आपको फूड सोर्सेज इसके बताए हैं ना, मिल्क है या एग्स हैं या चीज है या बटर है, तो हमेशा जहन में रखो कि ऑल्दो हम कहते हैं कि जी दीज आर फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, लेकिन जहन में बात रखो कि इवन दीज आर नॉट गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। हमें इन फूड्स को कंज्यूम करके कोई ऐसा एप्रिशिएबल अमाउंट्स में विटामिन डी नहीं मिल रहा होता जिससे हमारी डेली की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ठीक है। इवन फिश इज अ, जो फ्रेश फिश, वाइल्ड फिश होती है, दैट इज अ गुड, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है। तो हमें विटामिन डी और प्लांट सोर्सेज से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लांट फूड्स में हमारा कोई विटामिन डी हमारे पास कोई अच्छा सोर्स है नहीं। तो जनाब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो जो ओनली सोर्स हमारा पीछे रह जाता है विटामिन डी का, दैट इज सनशाइन। तो सनशाइन के अंदर ये है कि अगर हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के अंदर, ओनली देन हमारी जो बॉडी है दैट कैन सिंथेसाइज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है। और जब सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो फिर हमारी बॉडी में एक्टिव विटामिन डी प्रोड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अगेन रिमेंबर कि इसके अंदर भी बेटे बहुत सारी डिटेलिंग इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने बात की स्किन के साथ जब अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज स्ट्राइक करेंगी तो स्किन का मतलब है कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह कवर करके धूप में बैठ रहे हैं तो स्किन के साथ तो रे स्ट्राइक नहीं कर रही, दैट मीन्स कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, उससे मेरा विटामिन डी नहीं बनने वाला। अब आपको पता है कि जो हमारा कल्चर या सोसाइटल या जो भी आप कह लो हमारा एक सेटअप है, उसके अंदर ऑब्वियसली हम तो अपनी स्किन एक्सपोज करके नहीं बैठते बाहर निकल के, ठीक है। या इवन कल्चर और वो भी बाद में आता है, जैसे बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं या खवातीन हैं
वो तो सर से पैर तक अपने आप को कवर करती हैं बुर्का या जो भी। तो दैट मीन्स कि अगर वो 10 घंटे भी धूप में बैठे तो मे बी स्किन कैंसर तो शायद उनको हो जाए, लेकिन ये है कि उनको विटामिन डी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो विटामिन डी लेने के लिए जरूरी है कि हम अपनी स्किन एक्सपोज करें, और स्किन एक्सपोज करने का तरीका ये है कि हम अपनी स्लीव्स को रोल अप करें, एल्बोस तक, कोहनी तक हमारी स्लीव्स जो है वो रोल अप हुई भी हो, और इसी तरह हमारा जो ट्राउजर है वो रोल अप हुआ हुआ हो नी तक, घुटने तक। ठीक है, ओनली देन फिर हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसको इनफ यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी रेज, स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट में भी कैटेगरी है, यूवीबी रेज हमारी हमारी बॉडी को फिर मिलेंगी, और उसके अंदर हमारा फिर विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म उसकी जनरेट हो रही होगी। ठीक है, और आपको पता है जी बेटा। सर जिस तरह कहते हैं कि अगर बहुत देर सनलाइट वगैरह में बैठो तो स्किन कैंसर वगैरह होता है, तो इसका फिर क्या होगा कि अगर हम सन सोकिंग कर रहे हैं तो? बिल्कुल बेटे, मैं बताने देखो, बहुत देर सनलाइट में बैठना ही बात की बात है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिबेट ही नहीं बनता पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। क्यों नहीं बनता? यहाँ पे बेटे मुझे बताओ कि एज अ डाइटिशियन अगर आप लोगों को काउंसिल कर रहे हो, या आपके पास एक पेशेंट है आप उसको काउंसिल कर रहे हो, तो क्या आप यहाँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को ये कह सकते हो कि जी आप विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठे, ट्राउजर्स अपने रोल अप कर लें घुटने तक, और स्लीव्स अपनी रोल अप कर लें एल्बो तक? कितनी फीमेल्स ये बात मानेंगी? आप कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो स्किन कैंसर तक तो हमें पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि कल्चरली स्पीकिंग, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीकिंग, हम ये वाली चीज को यहाँ एडवोकेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, फीमेल्स को भी साइड में रख दो, मेल्स, कितने मेल्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो कंफर्टेबल होंगे कि जी धूप में बैठ, धूप का मतलब क्या है? ऑब्वियसली बाहर निकल के बैठना है ना, कमरे के अंदर तो नहीं बैठ सकते। सो धूप में बैठना है तो आप अपने जी ट्राउजर्स रोल अप कर लें, और आप अपनी स्लीव्स रोल अप कर लें एल्बो तक, और आप धूप में बाहर निकल के बैठें। हाउ मेनी मेल्स वुड बी कंफर्टेबल इन आवर सोसाइटी कि जो कहें कि अच्छा ठीक है जी, मैं ट्राउजर और अपनी शर्ट रोल अप कर लूंगा और मैं सन बाथ लूंगा। ठीक है, गोरे तो लेते हैं बीच पे जाके सन बाथ, उनको कोई नहीं कुछ कहता, उनको कोई उनको कोई सोसाइटल प्रेशर्स नहीं है या कल्चरल इश्यूज नहीं है, हमारे पास है। ठीक है, और डेफिनेटली हम अगर 10 घंटे जाके धूप में बैठेंगे तो स्किन कैंसर होगा। तो उसका बेटा आंसर ये भी है कि हमें 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज 15 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू द स्किन, लेकिन उसका भी टाइम है। वो टाइम जो है, जिस टाइम के अंदर यूवीबी लाइट, अल्ट्रा वायलेट ब्लू लाइट हमें मिलती है, बी लाइट, सॉरी नॉट ब्लू, अल्ट्रा वायलेट बी लाइट हमें मिलती है, दैट इज 9 AM इन द मॉर्निंग टू 12 इन द नून, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इन 3 घंटों में हमें सिर्फ 15 मिनट अपनी स्किन को एक्सपोज करना है, और उसके बाद वी विल बी गुड टू गो। हमारी जो दिन की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। 15 मिनट में हमें कैंसर, खुदा ना खास्ता 15 मिनट एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता। अब इससे पहले अच्छा, आई कैन सी कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए, मैं बेटे वो लेता हूँ, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और आप में से मे भी कुछ लोग सोच रहे हो कि जी सन एक्सपोजर हमने जरूर घर से बाहर निकल के ही क्यों लेना, व्हाई नॉट हम घर में बैठ के ले लें? अगेन उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। पहला इशू बेटे उसके अंदर ये है कि अ लॉट ऑफ होम्स जो आजकल हम शहरों में देखते हैं, वो अपार्टमेंट सिस्टम्स, फ्लैट सिस्टम्स, वो आपको इस तरह के नजर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पे आपको कोई ऐसा एक्सपोजर सन का आपको नजर ही नहीं आता, जहाँ पे बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े जैसे वाइल वी वर ग्रोइंग अप तो बड़े बड़े सहन होते थे घर में, और वहां पे हम खेलते थे और सब कुछ, तो वो बहुत कम घरों में है। अच्छा, वो भी चले, लेट से आप ऐसे घर में रहते हैं, आजकल भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको सनलाइट भी आती है, आपको सब कुछ होता है, यू डोंट लिव इन एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट। तो अब उसमें प्रॉब्लम बेटा ये है कि अगर आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जो सनलाइट आपको ग्लास से, विंडो से डिफ्लेक्ट होके आ रही है, उससे यूवीबी आपको मिलने नहीं वाली, अगेन चाहे आप 10 घंटे बैठ जाएं। क्योंकि जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, वो यूवीबी लाइट को डिफ्लेक्ट बैक कर देता है।
तो आपको जितनी मर्जी देर आप धूप में बैठे अपनी तरफ से विंडो क्लोज करके, तो आपको वो यूवीबी तो मिल नहीं वाली, ठीक है, वो वापस सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर इसके अलावा जनाब इशू ये है कि पाकिस्तान में हर रीजन में डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं जहां पे हमें विटामिन डी, अगर हम अपने आप को एक्सपोज करें तो हमें बहुत अच्छी अमाउंट्स में मिलता होता है। पाकिस्तान में जो बेस्ट मंथ्स हैं दैट इज अप्रैल टू अक्टूबर। उसकी रीजन क्या है? अब इससे पहले क्या पूछूं, उसकी रीजन बेटे ये है कि सन हमारी अर्थ के साथ एक सर्टेन एंगल बनाता है, जीनथ एंगल उसको कहते हैं। अगेन मैं उतनी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाना चाह रहा। तो उसकी वजह से हमें फिर वो स्पेसिफिक यूवीबी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में मिल रही है। तो पाकिस्तान में वो जो टाइम है अप्रैल टू अक्टूबर, वो जो है हमारा पीक टाइम है विटामिन डी का। और आपको पता है एट द सेम टाइम ये हमारा पीक टाइम है समर्स का भी। तो आजकल की जैसी गर्मी है, या साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध, इवन फॉर दैट मैटर पंजाब में भी, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि भाई दिन में सुबह 9 से 12 बजे 15 मिनट धूप में बैठो तो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, विटामिन डी तो पता नहीं मुझे मिले ना मिले, सन स्ट्रोक मुझे जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारा बड़ा लिमिटेशन है कि सर्दियों के मंथ्स में जिसमें हम एक्चुअली बैठ सकते हैं धूप में इजीली रिलैक्स होके, वहां पे हमें को विटामिन डी इतनी अच्छी मिल नहीं रही, वो भी हमें गर्मियों के उसमें मिलनी है। फिर एक और फैक्टर बेटे ये आ जाता है कि जितने ज्यादा हम टैन होते हैं उतनी ज्यादा देर हमें बैठना होता है धूप के अंदर, यानी जो वाइट स्किन है उनके अंदर विटामिन डी ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब, यानी यूवीबी ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है, टैन स्किन में कम उसको टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा जी अब आपके मैं जरा क्वेश्चंस ले लूँ। फायजा का क्वेश्चन है, एंड सर अगर सन ब्लॉक अप्लाई करके स्किन एक्सपोज करें, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन जनाब प्रॉब्लम ये है, सन ब्लॉक जो बच्चे यूज करते हैं, आपने बेटे सन ब्लॉक के ऊपर एक टर्म देखी होगी यकीनन, SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF लिखा होता है और आगे एक नंबर होता है, SPF 25, SPF 50, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अच्छा जी, सो जब हम सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं तो ये क्योंकि सन ब्लॉक का काम ही हमें सूरज की जो रेज हैं उनसे बचाना है, तो अल्लाह के हुक्म से सन प्रोटेक्शन फैक्टर 25 या इससे ऊपर का जो है वो हमारी यूवीबी को भी कंप्लीटली डिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर हम सन ब्लॉक लगा के धूप में बैठ जाएं तो हमें ऑलमोस्ट जीरो यूवीबी मिलती है, यानी कि हमारा कोई विटामिन डी नहीं जनरेट होता। साइड इफेक्ट ऑफ सनरेज ऑन स्किन बता दिया बेटे, उससे आपको डिफरेंट डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और स्किन कैंसर हो सकते हैं। जवेरिया का क्वेश्चन थोड़ा पीछे से है, प्रोटीन से डस्ट फ्रीजिंग फिश इन द रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग टाइम इफेक्ट द प्रोटीन कंटेंट। नहीं, प्रोटीन को इफेक्ट नहीं करता, बाकी न्यूट्रिएंट्स इफेक्ट हो सकते हैं। मिसप्राइज सिंह से, इज इट अ मिथ दैट इट इज सेड ओनली सनलाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर विटामिन डी? बिल्कुल बेटे मिथ है, मैंने आपको टाइम बता दिया उसको, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, Javier is asking maximum possible safe time for soaking sun in winters 15 to 20 minutes बेटे मैंने बताया 15 to 20 minutes। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ले दे के जो हम कह रहे हैं ना कि सन से हमारा विटामिन डी सन एक्सपोजर से बनता है, सो ले दे के जनाब हमारे पास सन से एक्सपोज होकर विटामिन डी बनाने वाला कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। डाइट में कोई ऐसी ऑप्शन अच्छी है नहीं। मैं एक दिन वैसे ही बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि जितनी विटामिन डी हमें एग से मिलती है ना, अगर हम रोजाना 36 के करीब एग्स कंज्यूम करें तो तब हमारी डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है 36। तो क्या आप एज अ डाइटिशियन लोगों को रेकमेंड करोगे कि रोजाना 3 दर्जन अंडे खाया करें? कर सकते हो? नो, ऑब्वियसली नो, कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ा डाइटिशियन होने की भी बात नहीं है, कॉमन सेंस है। सो डेफिनेटली ना वो पॉसिबल है, ना वो रिक्वायर्ड है, ना वो रिकमेंडेड है। तो फिर जनाब ले दे के ऑप्शन रह क्या जाती है हमारे पास? फिर हमारे पास ऑप्शन रह जाती है
सप्लीमेंटेशन फिर विटामिन डी की हम सप्लीमेंटेशन उसको आर्टिफिशियल फॉर्म से हम ले सकते हैं जिन लोगों को डेफिशिएंसी हो खास तौर पर, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। और फिर जो भी लिमिटेड सा जहाँ जहाँ हमें मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, हम स्किन एक्सपोज अपनी कर सकते हैं सन में, मे बी घर के अंदर हम कर सकते हैं बैठ के, लॉन है या सॉर्ट ऑफ टेरेस है, जहाँ पे आपको वो कल्चरल और वो वाले इश्यूज भी ना हो रहे हों और आपका काम भी हो जाए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि फिर आप सप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन करते हुए आप अपने विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जनाब हम आ जाते हैं विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई जनाब जिस फॉर्म में फूड्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम टोकोफेरोल्स कहते हैं। टोकोफेरोल्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जो अल्फा टोकोफेरोल है दैट इज द मोस्ट कॉमन वन। और विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इसका रिकग्नाइज करते हैं। विटामिन ई एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। होता ये है कि हमारी बॉडी में नॉर्मली नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं जनाब? फ्री रेडिकल्स बेटे वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो स्टे नहीं कर सकते। सो अब फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर फिर हम वो अपने जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको स्टेबल करते हैं बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम। अब वो खुद तो स्टेबल हो गए लेकिन जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो गया। जब नेबरिंग मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको अनस्टेबल कर देगा। सो होते होते बेसिकली अ चेन रिएक्शन स्टार्ट्स जिसके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज फ्री रेडिकल्स आर डैमेजिंग फॉर आवर हेल्थ, दीज आर कैंसर कॉजिंग और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हम जिस सोर्स से भी लें, एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली कम फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, या जैसे हमने विटामिन ई की बात की, दिस इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और उनको स्टेबल करते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज से, कैंसर से, डिफरेंट हेल्थ कंडीशन से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। और जनाब विटामिन ई के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं हमारी डाइट में, these come from vegetable oils and different plant seeds, ठीक है। इसके अलावा एग और मिल्क में भी कुछ विटामिन ई प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ नॉट ओनली इज देयर रोल इम्पॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डैमेज but also they are important in regulation of reproductive function in both males and females. Males और females की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर इसके अलावा क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट हेल्थ कंडीशन से प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर भी हमारी हेल्प करते हैं। फिर टिश्यूज को डीजेनरेट, जब बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे टिश्यूज भी डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो टिश्यूज को भी डीजेनरेट होने से बचाते हैं, ठीक है। विटामिन ई के बारे में याद रखना है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स विटामिन ई का जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर फूड्स में, क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन हैं, तो अगर फूड्स में लिपिड्स में अगर इनकी ऑटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाए, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएं, तो फिर जनाब इनका लॉस काफी ज्यादा हो जाता है।
तो इसीलिए आपको वेजिटेबल ऑयल और ये चीजें हमेशा सील्ड कंटेनर्स के अंदर रखनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही एक्सपोज ना हो सके। अच्छा, अभी फ्री रेडिकल्स की मैंने बात की ना, सो एक तो बेटे फ्री रेडिकल्स हमारे नॉर्मली नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच इज समथिंग नॉर्मल। वो तो नॉर्मली नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको तो हमारी बॉडी हैंडल टैकल कर रही है डेली बेसिस पे। हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम कंज्यूम इसीलिए हम कहते हैं करने चाहिए ताकि उनसे ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले और फ्री रेडिकल्स को हम हैंडल कर सकें। फ्री रेडिकल्स डैमेजिंग वहां पे स्टार्ट होते हैं जब अदर देन दीज नेचुरल सोर्सेज हम फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो लोग एयर पोल्यूशन के साथ हर वक्त एक्सपोज्ड हैं उनका फ्री रेडिकल्स बहुत प्रोड्यूस होते हैं। जिन लोगों को हर वक्त स्मोक इनहेल करना होता है फॉर वन रीजन और द अदर, उनके फ्री रेडिकल्स बहुत प्रोड्यूस होते हैं। जो लोग जैसे केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फ्यूम्स ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे फ्यूम प्रोडक्शन बहुत होती है, उनके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो लोग जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उन लोगों की फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इन चीजों के साथ एक्सपोज्ड होते हैं उनके फ्री रेडिकल्स फिर बेइंतहा प्रोड्यूस होते हैं और वहां पे फिर हमारी बॉडी की कैपेसिटी से जब काम बाहर हो जाता है तो फिर हमारी ट्यूमर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अच्छा, जवेरिया का नहीं अलीना का क्वेश्चन है, आर विटामिन सप्लीमेंट सेफ फॉर किड्स एज 2 to 3 years? बिल्कुल बेटे, 2 से 3 साल के बच्चे विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि उनकी डोज जो है वो स्पेसिफिकली हमने डिसाइड करनी होती है according to the age of the child as well as the medical condition of the child। तो कभी भी खुद से नहीं देने चाहिए, हमेशा आपको किसी डाइटिशियन से या अपने मेडिकल डॉक्टर से रिकमेंड करवा के उससे पूछ के उसके साथ कंडीशन डिस्कस करके एज डिस्कस करके फिर आपको लेने चाहिए। बट डेफिनेटली बच्चों के सप्लीमेंट्स अलग से आते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स इवन च्यूएबल फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे ये कैंडीज खा रहे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से च्यूएबल फॉर्म में होते हैं। तो वो ले सकते हैं बट खुद से कभी नहीं लेने चाहिए। जवेरिया इज आस्किंग आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन्स? बिल्कुल हो सकते हैं बेटे, अगर आप मल्टीविटामिन लिए जा रहे हो विदाउट आस्किंग एनीवन, कोई आपने उसके ऊपर कुछ उसको रेगुलेट नहीं किया हुआ और आप उसको अनचेक ले रहे हो, आपने किससे रिकमेंडेशन नहीं ली, डाइटिशियन या अपने फिजिशियन से पूछा नहीं है, तो बिल्कुल उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी विटामिन की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है आपकी बॉडी में और उसकी वजह से अपने ढेर सारे इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो यस, बिल्कुल मल्टीविटामिन्स लेने से पहले आपको हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना चाहिए और फिर आपको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। लास्ट हमारा जो आज का विटामिन है फैट सॉल्युबल, दैट इज विटामिन के। विटामिन के जनाब 3 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, K1, K2 एंड K3। ठीक है, विटामिन K1 इट्स अ येलो विस्कस ऑयल और विटामिन K3 जो होता है दैट इज अ सिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज नॉट अ नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के। ठीक है, जो विटामिन के के सबसे रिच सोर्सेज हैं हमारी डाइट में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। फिर इसके अलावा कॉलीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गई, फिर ओलिव्स हो गए, फिर इसके अलावा जनाब पीज हो गए, फिर सोयाबीन ऑयल हो गया, इवन बीफ लिवर से भी हमें अच्छा विटामिन ई मिल जाता है। इसके अलावा हमारा जो गट माइक्रोफ्लोरा होता है वो भी विटामिन के को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा हेल्दी माइक्रोफ्लोरा होना भी इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में, सो दैट अच्छा विटामिन के हम प्रोड्यूस कर सकें। विटामिन के का एक और नाम जो है उसको हम एंटी क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि विटामिन के एंटी क्लॉटिंग एंटी हेमर्जिक दोनों कहते हैं। विटामिन के एंटी हेमर्जिक होता है और हमारी बॉडी में क्लॉट नहीं बनने देता। जब हमें चोट लगती है और हमारा लेग से कि ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो विटामिन के है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक
ठीक है। अगर हमारा विटामिन के अवेलेबल ना हो या एम्पल अमाउंट्स में ना हो तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। मैंने एक बात कर दी, एंटी क्लॉटिंग नहीं, क्लॉटिंग विटामिन हम इसको कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग नहीं, क्योंकि क्लॉट करने में हेल्प करता है। यानी तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जैसे जब हमें चोट लगती है और हमारी ब्लीडिंग होती है तो अगर विटामिन के ना हो तो वो ब्लीडिंग होती ही चली जाए। विटामिन के हमारी क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लॉट का मतलब है कि खून अपनी जगह रुक जाता है, जम जाता है और उसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अगर विटामिन के ना हो तो फिर हमारी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ब्लीडिंग होती ही चली जाएगी फिर हमारी, ठीक है। तो इस हिसाब से विटामिन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी, ठीक है। और जनाब इसके अलावा अगर विटामिन के की, जैसे हमने क्लॉटिंग को डिस्कस किया, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा ब्लड जाहिर है क्लॉट नहीं होगा, और जब भी हमें कोई इंजरी होगी, कोई सर्जरी होगी, किसी भी तरह से हमारा ब्लड जो है वो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद इसका फ्लो रुकेगा नहीं, ठीक है। और उसकी वजह से फिर जाहिर है हमारे जो हमारी हेमरेज है, हेमरेज का मतलब होता है रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। किसी भी ब्लड वेसल की जब खून की कोई क्या उसको कहते हैं शरियान फट जाती है तो उसको हेमरेज कहते हैं, ठीक है। तो अगर विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा हेमरेज की तरफ चली जाएगी, क्लॉटिंग होगी ही नहीं हमारे ब्लड की, ठीक है। ब्लड लॉस होता ही चला जाएगा, इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन के कितनी सीवियर ब्लीडिंग है। लास्ट ये है कि विटामिन के फोटो रिएक्टिव होता है। फोटो रिएक्टिव से मतलब ये है कि व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट तो विटामिन के जो है इट इज लॉस्ट और इट इज डिस्ट्रॉयड, और उस हिसाब से फिर हमें विटामिन के फर्दर अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। अलीना का क्वेश्चन है, कैन वी ड्रिंक विटामिन सी सप्लीमेंट जो ऑरेंज सी पानी में मिक्स करके लेते हैं? बिल्कुल बेटे, उसका नाम होता है CAC 1000। उस सप्लीमेंट का तो यस दैट इज अ विटामिन सी सप्लीमेंट, लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखो कि फिर वही बात है, अभी जो मल्टीविटामिन के बारे में भी क्वेश्चन था कि सप्लीमेंट आपने जब भी लेना है वो किसी डेफिशिएंसी की केस में लेना है, वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करके लेना है, उसको ब्लाइंडली लेना स्टार्ट नहीं करना, उसको लाइफ लॉन्ग नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक सप्लीमेंट शुरू किया और अब आप उसको पूरी जिंदगी लेते ही चले जाएं। सप्लीमेंट के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, भले ही वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट्स क्यों ना हो, अगर उसको भी हम बहुत ज्यादा अब्यूज करना शुरू कर देंगे तो वो भी टॉक्सिक लेवल्स को टच कर सकता है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि बेटे हमेशा जहन में रखो सप्लीमेंट्स डेफिनेटली कैन बी हेल्पफुल, लेकिन उनको वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट्स या वो सब्सटेंसेस हम फूड से ले सके। जैसे विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी के तो हमारी डाइट में इतने अच्छे सोर्सेज इतने रेडिली अवेलेबल हैं। हमारे पास पूरी की पूरी सिट्रस फैमिली है, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, गावा इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, फिर लेमन से बहुत अच्छी विटामिन सी मिलती है, ग्रीन चिलीज से विटामिन सी मिलती है। तो ये तमाम सोर्सेज हमारे पास और भी बहुत सारे विटामिन सी के, एलोवेरा बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, वो बेनतहा सोर्सेज है विटामिन सी के हमारी डाइट में। हाँ, अगर कोई ऐसा एक पेशेंट है जिसका जो डाइट से विटामिन सी नहीं ले सकता, फिर हम उसको जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरली सप्लीमेंट्स लेना दैट इज नॉट रिकमेंडेड। और फिर एक और बेनिफिट आप ये देखो कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं ना, लेट्स से अब मैं ऑरेंज खा रहा हूँ इसलिए कि मैंने पढ़ा था ऑरेंज इज रिच इन विटामिन सी, चलें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी देखो कि ऑरेंज खाने में विटामिन सी के साथ साथ मुझे और भी तो ढेर सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और भी तो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो मुझे सप्लीमेंट से नहीं मिलेंगे। तो फूड से जब भी हम डिराइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को तो उसके बेनतहा अदर बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब वही न्यूट्रिएंट्स हम सिर्फ सप्लीमेंट से लेते हैं तो वो सारी गुडनेस हमें वहां से नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। Javier is asking, is absorption of multivitamin supplements as good as the vitamins we get from diet? अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है बेटे सप्लीमेंट से हमें, बल्कि नॉर्मली सप्लीमेंट्स को इस लेवल पे उनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ऐड की जाती है
कि उनकी एब्जॉर्प्शन जनरली डाइट से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। डाइट में समटाइम्स अगर हम कॉम्बिनेशन गलत ले लें तो डाइट में समटाइम्स हमें ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जिससे हमारा विटामिन या मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सप्लीमेंट के साथ, ठीक है। यानी कि लेट्स से कि अगर हम ओके लेट्स से कि आप आयरन सप्लीमेंट अपना एक ले रहे हो दूध के साथ, ठीक है। तो मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट मैंने कहा आप ले रहे हो तो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन काफी पुअर हो सकती है क्योंकि बोथ आर एंटागोनिस्टिक। आयरन और कैल्शियम एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो आयरन सप्लीमेंट आपने जब भी लेना है उसको दूध के साथ नहीं लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एब्जॉर्प्शन वाइज भी देखना है कि आप किस सप्लीमेंट को किसके साथ ले रहे हैं, ठीक है। डाइट से जनरली इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता एब्जॉर्प्शन में, उस तरह की हिंड्रेंस नहीं आती, सप्लीमेंट से नॉर्मली आती है, ठीक है। बट ये है कि फिर जाहिर डाइट में उतना कंसंट्रेटेड सोर्स भी नहीं होता। बट ऑन एनी अदर डे अगर आप मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली मैं डाइट को, फूड को रेकमेंड करूंगा, फूड को मैं प्रेफर करूंगा ओवर सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो फूड कंज्यूम करना, डाइट कंज्यूम करना हमेशा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू टेकिंग सप्लीमेंट्स। हाँ, जहाँ पे जैसे मैंने कहा पॉसिबल ना हो, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वहाँ पे फिर डेफिनेटली आप सप्लीमेंट से बेनिफिट ले सकते हो। Aisha is asking, sir, how much duration is required to recover any vitamin deficiency? But it depends on the type of deficiency. Let's say कि अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो उसके अंदर अब ये डिपेंड करता है कि आपको लेवल्स कितने डेफिशिएंट हैं। कुछ लोगों को विटामिन डी की इनसफिशिएंसी होती है और कुछ लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम विटामिन डी की टाइप ऑफ सप्लीमेंट, विटामिन डी के भी बहुत डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स आते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा विटामिन डी को टेबलेट की फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग विटामिन डी को, उसको हम एम्प्यूल बोलते हैं, जो कहते हैं कि वो मैंने तोड़ के तो उसको पी लिया, वो एक टीका सा था उसको मैंने तोड़ा और पी लिया, उसको हम एम्प्यूल बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग उस फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग विटामिन डी की कैप्सूल्स ले रहे होते हैं। तो तीनों में डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स तो नॉट रियली बट अमाउंट विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है और वो फिर डिपेंड करता है कि आपको कितनी डेफिशिएंसी है सीवियर, उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिकवरी पीरियड डाइटिशियंस या फिर फिजिशियंस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ्स तक इवन वेरी कर सकते हैं। So that is all about today's lecture.